नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विषय है जो हमें मिला है इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एपिसोड 35 से। इसका टाइटल है फ्यूज के प्रकार और उपयोग। हाँ, ये फ्यूज दिखने में बहुत मामूली लगते हैं, पर बिजली की दुनिया में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। बिल्कुल, हम अक्सर इन पे ध्यान भी नहीं देते, सही कहूं तो, जब तक कि घर की लाइट न चली जाए या कोई अप्लायंस बंद न हो जाए। सही कहा। लेकिन ये पॉडकास्ट का अंश हमें याद दिलाता है कि ये छोटे रक्षक कितने जरूरी हैं और कितने अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के फ्यूज क्यों हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और हाँ, सही फ्यूज चुनना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करें। हाँ जरूर। सबसे पहले शायद ये समझ लेना अच्छा रहेगा कि फ्यूज का असली काम क्या है, मतलब ये करता क्या है। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक सेफ्टी डिवाइस है, एक तरह का जानबूझकर बनाया गया कमजोर लिंक। कमजोर लिंक, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। सेफ्टी डिवाइस तो मजबूत होना चाहिए, है ना? हाँ, लगता तो ऐसा है, पर देखिए यही इसकी खूबी है। फ्यूज के अंदर एक बहुत पतला तार या फिलामेंट होता है और इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर सर्किट से नॉर्मल से ज्यादा करंट बहने लगे, अच्छा, तो ये तार गर्मी से पिघल जाए और टूट जाए। ओह, तो ये मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। बिल्कुल सही। ये असल में दो खतरनाक सिचुएशन से बचाता है। एक तो है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब जब आप सर्किट पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाल दें, जैसे एक ही सॉकेट में हीटर भी लगा दिया, प्रेस भी, केतली भी। हाँ, समझ गई। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, जब बिजली का बहाव किसी खराबी की वजह से गलत रास्ते से, मतलब बिना किसी लोड के बहने लगे। दोनों ही केस में करंट बहुत तेजी से बढ़ता है और अगर उसे रोका ना जाए तो तारों में आग लग सकती है, महंगी चीजें जल सकती हैं। तो फ्यूज क्या करता है? फ्यूज इसी बढ़े हुए करंट से गर्म होकर पिघल जाता है और बिजली का रास्ता ही बंद कर देता है। समझ गई। तो ये कमजोर लिंक असल में एक बहुत स्मार्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। बिल्कुल। तो अब आते हैं इस पॉडकास्ट अंश में बताए गए फ्यूज के टाइप्स पर। सबसे पहले जिक्र है रिवायरेबल फ्यूज का। इसके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, रिवायरेबल फ्यूज पॉडकास्ट अंश इसे ज्यादातर घरेलू इस्तेमाल से जोड़ता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी बताता है कि ये सस्ता होता है। अच्छा। आपने शायद पुराने घरों के मेन स्विच में देखा होगा, वो चीनी मिट्टी का होल्डर जिसमें एक पतला सा तार फंसा होता है। हाँ, देखा है, किटकैट जैसा। हाँ, वही। उसे किटकैट फ्यूज भी कहते हैं। ये वही रिवायरेबल फ्यूज है। और इसे रिवायरेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि तार बदल सकते हैं। बिल्कुल। अगर फ्यूज उड़ जाए, मतलब तार पिघल जाए, तो आप बस वो तार निकालकर नया तार लगा सकते हैं और ये फिर से काम करने लगता है। ये तो बड़ा सुविधाजनक लगता है। सुविधाजनक तो है, लेकिन पॉडकास्ट अंश इसकी एक बड़ी कमी भी बताता है। वो क्या? इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो उतनी भरोसेमंद नहीं होती जितनी दूसरे टाइप की फ्यूजेस की। पर ऐसा क्यों? तार बदलना तो आसान है। देखिए, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। पहली बात, तार बदलने में गलती हो सकती है। मान लीजिए किसी ने सही रेटिंग वाले पतले तार की जगह कोई मोटा तार लगा दिया, तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर वो पिघलेगा ही नहीं। फ्यूज का जो मकसद था वही फेल हो गया और आग लगने का खतरा बढ़ गया। ये तो खतरनाक है। हाँ। दूसरी बात, हर बार तार बदलने पर कनेक्शन थोड़े ढीले पड़ सकते हैं, उससे स्पार्किंग का खतरा रहता है। और तीसरी, इनकी करंट को तोड़ने की जो क्षमता होती है, जिसे रप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो भी लिमिटेड होती है। तो सस्ता और दोबारा इस्तेमाल लायक होने की कीमत कहीं ना कहीं सुरक्षा से चुकानी पड़ सकती है, ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। तो घरों से आगे बढ़ते हैं। स्रोत हमें इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाता है और जिक्र करता है कार्ट्रिज फ्यूज का। ये कैसे अलग है रिवायरेबल से? कार्ट्रिज फ्यूज, हाँ, ये एकदम अलग चीज है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सील बंद कार्ट्रिज या कैप्सूल जैसा होता है। सील बंद? हाँ। इसके अंदर फ्यूज एलिमेंट, यानी वो पिघलने वाला तार या पत्ती, बंद होता है और ये ट्यूब आमतौर पर सिरेमिक की या कभी-कभी कांच या फाइबर ग्लास की बनी होती है। अच्छा, तो इसके सील बंद होने का क्या फायदा है? कई फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये कि इसे आप रिवायर नहीं कर सकते। मतलब अगर ये फ्यूज उड़ गया तो आपको इसे निकालकर फेंकना होगा और बिल्कुल वैसा ही नया फ्यूज लगाना होगा। इससे वो गलत तार लगाने वाला रिस्क तो खत्म ही हो गया। हाँ, ये तो है। दूसरा फायदा,
क्योंकि ये पूरी तरह बंद होता है, तो जब अंदर का तार पिघलता है या वेपराइज होता है तो कोई चिंगारी या पिघला हुआ मेटल बाहर नहीं आ सकता। अच्छा। सोचिए, किसी फैक्ट्री में जहां हवा में कोई ज्वलनशील गैस या धूल हो सकती है, वहां ये सेफ्टी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ मेन फोकस विश्वसनीयता और सुरक्षा पर है, जैसा कि स्रोत भी कह रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज में जहाँ मशीनें महंगी होती हैं, प्रोडक्शन रुकने का नुकसान भारी होता है, वहाँ ऐसी पक्की सेफ्टी चाहिए। एकदम सही। इसीलिए पॉडकास्ट अंश इन्हें इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा सूटेबल बताता है। इनकी बनावट ज्यादा सटीक होती है, इनकी करंट रेटिंग ज्यादा भरोसेमंद होती है, और ये अलग अलग साइज और कैपेसिटी में आते हैं ताकि स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये समझ आता है, अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग समाधान। अब आता है एक और प्रकार जिसका नाम ही थोड़ा भारी भरकम लगता है, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इसमें जरूर कुछ खास होगा। हाँ, HRC फ्यूज वाकई खास हैं। स्रोत इन्हें सीधे तौर पर हाई वोल्टेज और हैवी लोड वाले सर्किट से जोड़ता है। हाई वोल्टेज और हैवी लोड। हाँ, और यहाँ ये रप्चरिंग कैपेसिटी यानी विदारण क्षमता शब्द समझना जरूरी है। विदारण क्षमता ये क्या होती है? देखिए, जब कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की मात्रा अचानक हजारों गुना बढ़ सकती है। इसे फॉल्ट करंट कहते हैं। हजारों गुना? बाप रे। हाँ, तो फ्यूज का काम सिर्फ पिघलना ही नहीं होता, बल्कि इस भयानक फॉल्ट करंट के बहाव को सुरक्षित तरीके से तोड़ना भी होता है, बिना खुद धमाके से फटे या सर्किट को और नुकसान पहुंचाए। अच्छा। HRC फ्यूज की यही क्षमता, ये रप्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ऊंचे फॉल्ट करंट को भी सेफली हैंडल कर सकते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ सर्किट नहीं तोड़ते, बल्कि एक तरह से बिजली के महाविस्फोट को कंट्रोल करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? इनकी बनावट खास होती है। ये भी कार्ट्रिज फ्यूज की तरह सीलबंद होते हैं, अक्सर बहुत मजबूत सिरेमिक बॉडी के। लेकिन इनके अंदर जो फ्यूज एलिमेंट होता है, उसके चारों ओर एक खास तरह का पाउडर भरा होता है, जैसे क्वार्ट्ज या रेत। पाउडर, उसका क्या काम? जब शॉर्ट सॉकेट होता है और अंदर का फ्यूज एलिमेंट पिघलकर वेपराइज होता है, तो बिजली का एक जबरदस्त आर्क बनता है, मतलब एक बिजली की चिंगारी या ज्वाला जैसी। हाँ। ये पाउडर उस आर्क की गर्मी को फौरन सोख लेता है और उसे ठंडा करके बुझा देता है। कमाल है। मतलब ये पाउडर एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, बिजली के आर्क के लिए। बिल्कुल सही समझिए आप। इसीलिए ये हाई वोल्टेज और हैवी लोड के लिए जरूरी हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्रियों की मेन सप्लाई लाइन, बड़े ट्रांसफार्मर्स या बहुत भारी मोटर्स। जहाँ फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा होने का खतरा हो। हाँ, जहां नॉर्मल फ्यूज शायद फेल हो जाएं या खुद ही खतरनाक साबित हों, HRC फ्यूज वहां जरूरी सुरक्षा देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे फ्यूज डिजाइन में स्पेशलाइजेशन बड़ी है गंभीर खतरों से निपटने के लिए। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और स्रोत में जिक्र किया गया आखिरी टाइप है स्विच फ्यूज यूनिट या SFU। ये क्या चीज है और कहाँ इस्तेमाल होती है? SFU, हाँ, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये सिर्फ एक फ्यूज नहीं है। इसमें एक स्विच और फ्यूज का कॉम्बिनेशन होता है, एक ही यूनिट में। स्विच और फ्यूज एक साथ? हाँ। पॉडकास्ट अंश बताता है कि ये आमतौर पर बड़े इंडस्ट्रियल पैनल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है स्विच और फ्यूज को एक साथ करने का? इसका मेन फायदा है कंट्रोल और सेफ्टी का इंटीग्रेशन। मतलब आप SFU का इस्तेमाल करके किसी मशीन या सर्किट के हिस्से को मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया स्विच का काम। ठीक है। और साथ ही उसमें लगा फ्यूज ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन भी देता है। ये हो गया फ्यूज का काम। तो दोनों काम एक ही डिवाइस से? हाँ, इससे एक और फायदा होता है। जिसे मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए किसी सर्किट को सेफ्टी के साथ बंद करना हो, जिसे आइसोलेट करना कहते हैं, वो आसान हो जाता है। आप स्विच से सप्लाई बंद करते हैं और फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए तो है ही। अच्छा, तो ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स के लिए एक कॉम्पैक्ट और सेफ सोल्यूशन है, जहां आपको सर्किट को कंट्रोल भी करना है और प्रोटेक्ट भी। बड़े पैनल्स में जगह भी बचती होगी और सेफ्टी भी पक्की होती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सेफ्टी डिवाइसेस को प्रैक्टिकल ऑपरेशनल जरूरतों के साथ जोड़ा जाता है, खासकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सेटअप्स में। तो हमने ये 4 मेन टाइप्स समझे। सस्ता लेकिन कम भरोसेमंद रीवायरेबल फ्यूज घरों के लिए। हाँ, पुराने घरों में ज्यादातर। फिर ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित कार्ट्रिज फ्यूज इंडस्ट्रीज और अप्लायंसेस के लिए। सही। बहुत ज्यादा फॉल्ट करंट संभालने वाले HRC फ्यूज हैवी लोड और हाई वोल्टेज के लिए। और कंट्रोल व सुरक्षा का कॉम्बिनेशन SFU इंडस्ट्रियल पैनल्स के लिए। बिल्कुल।
स्रोत में इनके जनरल यूज का भी जिक्र है। हाँ, बताया गया है हाँ, कि फ्यूज आपको हर जगह मिलेंगे। घरों की वायरिंग में, सही। हमारे रोजमर्रा के बिजली के सामानों में, जैसे पुरानी टीवी, माइक्रोवेव, चार्जर एडाप्टर में भी होते हैं छोटे हाँ, वाले। होते हैं। फिर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में, जो पूरी बिल्डिंग या फैक्ट्री में बिजली बांटते हैं। बिल्कुल। और लगभग हर तरह की इंडस्ट्रियल मशीनरी में। हाँ, ये लिस्ट दिखाती है कि फ्यूज कितने मतलब हर जगह मौजूद है, ऑमनी प्रेजेंट है एक तरह से। सही बात है। हम अक्सर इन्हें देखते भी नहीं, पर ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट के इस अंश का सार निकालें, तो मेन मैसेज क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से जो मुख्य संदेश है वो ये है, सही काम के लिए सही टूल चुनना। हर फ्यूज टाइप की अपनी खासियतें हैं, अपनी सीमाएं हैं। रिवाइवेबल की किफायत शायद घरेलू बजट के लिए अच्छी लगे, पर सेफ्टी से समझौता वो ठीक नहीं। कार्ट्रिज की रिलायबिलिटी जरूरी है ताकि हमारे उपकरण ठीक से चलें, लंबे चलें। और एचआरसी की जो हाई कैपेसिटी है वो गंभीर औद्योगिक खतरों से बचाती है। और एसएफयू कंट्रोल और सेफ्टी को आसान बनाता है। मतलब गलत फ्यूज का इस्तेमाल न सिर्फ बेकार हो सकता है बल्कि खतरनाक भी। बिल्कुल। जैसे किसी हाई पावर मशीन में अगर रिवाइवेबल फ्यूज लगा दिया तो वो या तो तुरंत उड़ जाएगा या शायद फॉल्ट करंट को संभाल ही नहीं पाएगा, तबाही हो सकती है। और घर के किसी छोटे से लैंप में महंगा एचआरसी फ्यूज लगाना शायद पैसे की बर्बादी हो। सही कहा। तो स्रोत इन अंतरों को साफ करता है और उनके इस्तेमाल के खास एरिया बताकर हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। ये सिर्फ फ्यूज के टाइप्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके एप्लीकेशंस के पीछे जो लॉजिक है उसे समझाने की कोशिश है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। स्रोत ने सुरक्षा में अंतर की बात की, रिवायरेबल कम सुरक्षित, कार्ट्रिज ज्यादा, एचआरसी और भी ज्यादा। तो क्या ये हमेशा से ऐसा था? मतलब ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे इवॉल्व हुए होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है टेक्नोलॉजी तो विकसित होती ही है। शुरुआत में शायद बहुत ही सिंपल, बस पिघलने वाले तार ही रहे होंगे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे बिजली का इस्तेमाल बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट का लेवल बढ़ा, वैसे वैसे ज्यादा सेफ और भरोसेमंद सॉल्यूशंस की जरूरत महसूस हुई होगी। और शायद हादसों से भी सीखा होगा। यकीनन दुर्घटनाएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उन्होंने जरूर बेहतर डिजाइन और स्टैंडर्ड्स के विकास में रोल निभाया होगा। जैसे आपने कहा, एचआरसी फ्यूज का विकास शायद उन औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद तेजी से हुआ हो जहां पुराने फ्यूज फॉल्ट करंट को संभाल नहीं पाए और धमाके हुए या आग लगी। और फिर रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। जैसे जैसे हम बिजली के खतरों को बेहतर समझते गए, वैसे वैसे सेफ्टी नॉर्म्स भी सख्त होते गए। इससे मैन्युफैक्चरर्स पर भी प्रेशर बना कि वो ज्यादा सेफ प्रोडक्ट बनाएं। और मटेरियल साइंस ने भी मदद की होगी। हाँ बिल्कुल, बेहतर इंसुलेशन मटेरियल आए, ज्यादा सटीक फ्यूज एलिमेंट के अलॉय बने, ये सब चीजें। तो ये एक लगातार चलने वाला डेवलपमेंट है। अब तो जैसे घरों में भी रिवायरेबल फ्यूज की जगह एमसीबी ने ले ली है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ बिल्कुल। जो फ्यूज की तरह पिघलते नहीं बल्कि ट्रिप हो जाते हैं और जिन्हें हम खुद ही रीसेट कर सकते हैं। ये भी तो सेफ्टी का एक अगला कदम ही है। निश्चित रूप से एमसीबी और दूसरे सर्किट ब्रेकर्स जैसे एमसीसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी, ये फ्यूज के मुकाबले कई मामलों में ज्यादा सुविधाजनक हैं और कभी-कभी ज्यादा सेंसिटिव प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो क्या फ्यूज अब पुराने हो गए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फ्यूज आज भी कई जगहों पर अपनी अहमियत बनाए हुए हैं, खासकर जहां बहुत तेज रिस्पांस चाहिए या बहुत हाई रप्चरिंग कैपेसिटी की जरूरत है, या फिर जहां कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। दोनों का अपना अपना रोल है। तो संक्षेप में इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट का ये अंश हमें याद दिलाता है 1. रिवायरेबल फ्यूज, सस्ते, दोबारा इस्तेमाल लायक पर कम सुरक्षित, पुराने घरेलू इंस्टॉलेशंस में। सही। 2. कार्ट्रिज फ्यूज, ज्यादा भरोसेमंद, सुरक्षित क्योंकि सील्ड बंद हैं, इंडस्ट्रीज और अप्लायंसेस के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड। हाँ। 3. एचआरसी फ्यूज, बहुत ज्यादा फॉल्ट करंट संभालने में माहिर, हाई वोल्टेज और हेवी लोड एप्लीकेशंस के लिए एक्सपर्ट। बिल्कुल। 4. स्विच और फ्यूज का कॉम्बो, इंडस्ट्रियल पैनल्स में कंट्रोल और सेफ्टी के लिए। और जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि हर टाइप एक खास जरूरत और सेफ्टी चैलेंज का जवाब है। इनका सही चुनाव और इस्तेमाल, यही इलेक्ट्रिक सेफ्टी की बुनियाद है। उपकरणों को बचाना और सबसे जरूरी इंसानी जान को खतरों से बचाना, ये सिर्फ तार के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि सोचे समझे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में आ रहा है। स्रोत ने सेफ्टी के विकास की ओर इशारा किया।
आज हम सेमीकंडक्टर फ्यूज के बारे में भी सुनते हैं, जो कहते हैं बहुत तेज और सेंसिटिव होते हैं। ये स्मार्ट फ्यूज की बातें होती हैं जो शायद अपनी कंडीशन की जानकारी दे सकें। हाँ, ये नए डेवलपमेंट्स हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में फ्यूज टेक्नोलॉजी और कहाँ जा सकती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी जैसी तकनीकें इन छोटे सेफ्टी डिवाइसेस को और भी स्मार्ट और असरदार बना सकती हैं, ताकि बिजली के खतरे और कम हों और हमारे सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बने? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य के फ्यूज सिर्फ सर्किट तोड़ने के बजाय प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकेंगे, या सिस्टम को फेल होने से पहले ही सेफ मोड में डाल सकेंगे? टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कल्पनाएं शायद बहुत दूर की ना हो। ये निश्चित रूप से आगे की खोज और चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।